जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 4 जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र या सत्ता के समकालीन केंद्र। ये प्रमुख तौर पर ये अध्याय जो है ये आपको बताएगा कि दुनिया में वो और कौन सी ताकतें हैं जो अमेरिका के समक्ष खड़ी हैं एक चुनौती के तौर पर, या अमेरिका की ताकत को, ये जो अमेरिका का पूरे विश्व में एक प्रभुत्व है, उस प्रभुत्व को चुनौती देने वाले देश कौन कौन से हैं, इस बात को आप चल रहे हैं बखूबी समझने इस चैप्टर में। तो ये आप चल रहे हैं जानने कि वो कौन से और संगठन है या देश हैं जो अमेरिका के सामने एक चुनौती बनकर उभर रहे हैं। अमेरिका की ये जो वर्चस्वशाली शक्ति है, उस वर्चस्वशाली शक्ति के सामने कौन कौन खड़ा हो सकता है या चुनौती दे सकता है। इस चैप्टर में हम उन्हीं ताकतों के बारे में, उन्हीं संगठनों के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अभी हम चल रहे हैं इस चैप्टर का परिचय समझने और एक प्रमुख संगठन को समझने, जो कि है आपका यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ किस प्रकार से अमेरिकी ताकत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है, इस चीज को हम बखूबी समझेंगे। और क्या ये सच में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकता है या नहीं दे सकता, इस बात को भी हम बखूबी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन विषयों से अवगत होंगे, क्या क्या विषय रहेंगे। 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व में सीमित करेंगे। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन, जिसे आसियान कहा जाता है, का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने ही अपने अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढा। साथ ही इन्होंने अपने अपने इलाके में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने तथा इस क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्था का समूह बनाने की दिशा में भी काम किया। चीन के आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति पर काफी नाटकीय प्रभाव डाला। इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर नजर डालेंगे और यह जांचने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। तो आप प्रमुख तौर पर यहाँ पर दो क्षेत्रीय संगठनों के बारे में और एक पर्टिकुलर देश के बारे में चल रहे हैं पढ़ने। तो उसमें पहला है आपका यूरोपीय संघ, दूसरा है आपका आसियान और तीसरा देश है आपका चीन, जिनके बारे में आप चल रहे हैं समझने और पढ़ने कि क्या ये आने वाले समय में विश्व राजनीति में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे, इनकी विश्व राजनीति में क्या हैसियत होगी, इस चीज को हम चल रहे हैं जानने और समझने आज की इस क्लास में। ये क्लास आपको बताएगी कि दुनिया किस प्रकार से ताकत के संघर्ष में है, उस सत्ता के संघर्ष में है जो वैश्विक राजनीति पे उन्हें एक पहचान दिला सके। तो इन देशों ने अपने संगठन का निर्माण करके किस प्रकार से अपनी ताकत को मजबूत किया है, या फिर सच में मजबूत हुई है या फिर सिर्फ दिखावा है ताकतवर होने का, ये सारी बातें हम समझेंगे। सब कुछ जो समझेंगे हम ये अमेरिका के सापेक्ष में समझेंगे कि क्या ये सच में अमेरिकी ताकत को चुनौती देने लायक है या नहीं है, क्या इनकी इतनी क्षमता है कि ये अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इन बातों को हम चल रहे हैं विस्तार पूर्वक समझने। तो पहले हम चल रहे हैं समझने यूरोपीय संघ को कि क्या है यूरोपीय संघ और इसकी क्या हैसियत है विश्व राजनीति में, और इसकी क्या क्षमताएं हैं और इसकी क्या समस्याएं हैं, और क्या इसको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना इसे खुद करना पड़ रहा है विश्व राजनीति में। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है यूरोपीय संघ। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे।
क्योंकि सबसे ज्यादा दूसरे विश्व युद्ध का प्रभाव कहीं पर पड़ा तो वो कहां पड़ा, यूरोप में, क्योंकि यूरोप ही दूसरे विश्व युद्ध का अखाड़ा बना हुआ था, क्योंकि यूरोप के ही 4 देश शामिल थे, 4 देश शामिल थे किसमें, दूसरे विश्व युद्ध में। कौन कौन, आपका पहला ब्रिटेन, फ्रांस और फिर जर्मनी है और इटली। तो ये चारों के चारों शामिल थे। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1939 से लेकर 1945 के बाद आपका यूरोप 2 भागों में बढ़ जाएगा, आपका यूरोप 2 भागों में बढ़ जाएगा, एक पश्चिमी यूरोप और एक पूर्वी यूरोप। जो पश्चिमी यूरोप होगा वो किसका हाथ थामेगा, वो यूएसए का हाथ थामेगा, और जो पूर्वी यूरोप होगा वो किसका, यूएसएसआर का हाथ थामेगा। और इसका जो हाथ थामते हैं, जो दामन थामते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था एक अलग ढंग से विकसित होती है और इनकी अर्थव्यवस्था एक अलग ढंग से विकसित होती है। तो ये जो है, ये 1 2 ये तो प्रमुख तौर पर अमेरिकी हाथ को थाम लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये आधे में टूट जाता है, ये जर्मनी जो होता है वो आधे में बढ़ जाता है, आधा इधर रहता है और आधा उधर रहता है, जिसे भी हम बर्लिन की दीवार के नाम से जानते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि बर्लिन की दीवार का गिरना ही सोवियत संघ के विखंडन का प्रारंभ है। कब गिरी है बर्लिन की दीवार, अच्छा नहीं सॉरी 1989 में, ठीक है, 1989 में गिरती है बर्लिन की दीवार। तो उसके गिरना से ही आपके यूएसएसआर के पतन का प्रारंभ हो जाता है। उसे ही माना जाता है यूरोपीय संघ के यूएसएसआर के पतन का कारण। तो आगे सुनिएगा, क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए या अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए? ये प्रश्न थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद किनके सामने, यूरोपीय देशों के पास। यूरोपीय देशों मतलब इनके पास, कि क्या इन्हें अपनी पुरानी दुश्मनियों को जारी रखना चाहिए या फिर नई सोच के साथ, नए तरीके के साथ देश को विकसित करना चाहिए, देश को चलाना चाहिए, ये इनका मानना। दूसरे विश्व युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिनके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने थे। 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी तो झेली ही, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। जिन मान्यताओं, जिन सिद्धांतों को लेकर वो चल रहे थे कि दुनिया में हमसे आगे कोई नहीं, हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं और पूरी दुनिया पर राज करने के लिए हम पैदा हुए हैं, ये जो भावनाएं थी यूरोपीय देशों की, ये सारी की सारी ध्वस्त हो जाती हैं। कब? दूसरे विश्व युद्ध के बाद। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो बर्बादी को झेलते हैं, जो नाकामी को झेलते हैं, वो उन्हें बता देती है कि युद्ध, लड़ाई, ताकत से दुनिया जीती नहीं जा सकती, दुनिया प्रेम और भाईचारे से ही जीती जा सकती है। तो इनकी आंखें खुल गई। आगे सुनो। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए, अंडरलाइन करना, 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की। ये मदद क्यों की? अमेरिका ने ये मदद क्यों की? क्योंकि आप जानते हैं कि शीत युद्ध प्रारंभ हो चुका था। शीत युद्ध प्रारंभ हो चुका था और शीत युद्ध में जीतेगा वही जिसके पक्ष में ज्यादा क्या होंगे? देश होंगे।
जो ज्यादा से ज्यादा जो उनकी विचारधारा पर चलेंगे। तो अमेरिका ने पूरे पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक तौर पर मदद करी और इन्हें अपने खेमे में बनाए रखा। समझ में आई बात? अपने खेमे में बनाए रखने के लिए इन्होंने अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक तौर पर, सैन्य तौर पर जो भी मदद बनती थी वो मदद करी। और उस मदद को किस नाम से जाना जाता है? आगे पढ़ो, सुनो। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। इस मदद को किस नाम से जाना जाता है? मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। किसको? जो यूरोप की मदद करी है अमेरिका ने आर्थिक तौर पर, उस मदद को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। और ये मदद कब करी? दूसरे विश्व युद्ध के बाद। जो आर्थिक प्रगति के लिए अमेरिका ने इन देशों की आर्थिक मदद करी है, उस मदद को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। ये 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि मार्शल योजना क्या है, या फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने किस योजना के अंतर्गत यूरोपीय देशों की मदद की है, पश्चिमी यूरोपीय देशों की मदद की है। तो वो कौन सी योजना है? मार्शल योजना। ठीक है। अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। अंडरलाइन कर लो, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई है? 1948 में। ठीक है, स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू की। 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुआ। फिर 1949 में इन्होंने यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के गठित किया, मतलब एक और संगठन गठित किया, जिसे क्या कहा गया? यूरोपीय परिषद राजनीतिक, यूरोपीय परिषद कहा गया, जो कि राजनीतिक सहयोग के लिए बनाया गया। यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था ने आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी और इसके परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। तो इस प्रकार से पहले इसका आर्थिक संगठन बना, फिर एक राजनीतिक संगठन बना, फिर एक पूरी की तौर पर एक राजनीतिक सहयोग, मतलब हर प्रकार से हर पहलू पर काम करने के लिए एक संगठन बना, जो कि 1992 में यूरोपीय संघ के रूप में दर्ज हो गया। तो आज यूरोपीय संघ यूरोप की हर प्रकार की समस्या को सुलझाने के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक मंच है, जिसके माध्यम से यूरोप के देश अपनी समस्याओं को सुलझाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और एक दूसरे के साथ डिस्कस करके अपनी समस्याओं को सुलझाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार के संगठन होने चाहिए, बहुत जरूरी है इस प्रकार के संगठन, क्योंकि आप ये जान लो कि आप दुनिया में सबसे अकेले नहीं लड़ सकते, आपको भी सहयोगी चाहिए। बिना सहयोगी के कोई भी इस दुनिया में टिक नहीं सकता है। सबको अपना सहयोगी चाहिए और सहयोग से जो हो सकता है वो किसी और चीज से नहीं हो सकता। जो चीज सहयोग कर सकता है, ये अकेली उंगली किसी काम की नहीं है, लेकिन ये उंगली जब एकजुट होकर मुट्ठी बन जाती है तो ये मुंह तोड़ने के काम आसानी से कर देगी। तो ये काम अकेले एक उंगली कभी नहीं कर पाएगी, लेकिन ये जब पंजे से मुट्ठी बनती है तो जिसके भी जबड़े पे पड़ेगा उसका जबड़ा हिल जाने वाला है। तो बात समझ में आई? तो इन्होंने भी अपनी समस्याओं से टैकल करने के लिए अपना एक संगठन बनाया, प्रॉपर संगठन बना लिया 1992 में, और उसे क्या नाम दिया? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ उसको नाम दिया। उसके लिए इन्होंने संविधान बनाया, सब कुछ इन्होंने बनाया। क्या क्या बनाया? आगे सुनना अभी, ठीक है, आगे सुनो।
यूरोपीय संघ कोई देश नहीं है, बहुत सारे देशों को मिलाकर बना एक संगठन है। समझ में आई बात? यूरोपीय संघ एक देश नहीं है, बहुत सारे देशों को मिलाकर बना एक क्षेत्रीय संगठन है। समझ में आई बात? इतना याद रखना है। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया। तो इन सब विषयों पर भी इनका एक रूप हो गया कि पूरी हमारी विदेश नीति एक जैसी होगी, हमारे इंटरनल मैटर्स में भी हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे और हम सबकी एक करेंसी, एक कॉमन करेंसी होगी जो कि पूरे यूरोप में चलेगी, चाहे वो कोई भी देश हो। फ्रांस में भी चलेगी और भी बहुत सारे देशों में चलेगी। अब मेरे ख्याल से ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया है मेरे ख्याल से, ठीक है, कंफर्म नहीं हूं मैं। एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक रूप लेता गया है। अब यूरोपीय संघ स्वयं काफी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह ही काम करने लगा है। हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल हो गई, संविधान नहीं बना पाए हैं, ये अपना संविधान नहीं बना पाए हैं, लेकिन क्या क्या बना पाए हैं ये सुनना। असफल हो गई, लेकिन इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है। अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी बना ली है। नए देशों को शामिल करने एवं यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की। नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत खेमे के थे। यह प्रक्रिया आसान नहीं रही। अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे कि जो ताकत उनके देश की सरकार को हासिल थी वह अब यूरोपीय संघ को दे दी जाए। यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर भी असहमति है। सबको, किसी को भी नहीं पसंद कि उसकी ताकत किसी और के पास जाए, लेकिन जब संगठन बनेगा भाई तो ताकत ट्रांसफर होगी ही होगी। कुछ भी हो, आप एक जॉइंट फैमिली में, जब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो ताकत अलग लोगों के पास रहती है, लेकिन आप एक जॉइंट फैमिली में आएंगे तो ताकत किसी और के पास जानी होती है। तो जो लोग भी, और बहुत से देश इस चीज से थोड़ा खफा भी हैं कि यूरोपीय संघ, हम अपने देश की पावर किसी और को क्यों दें, इस बात को लेकर भी उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन अगर आपको एक ताकतवर व्यक्ति बनना है तो आपको संगठन में सहयोग तो देना ही पड़ेगा। बिना सहयोग दिए आप संगठन में साथ नहीं रह सकते। अगर आपको संगठन में साथ रहना है तो आपको एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का हाथ पकड़ना ही पड़ेगा। बिना एक दूसरे का हाथ पकड़े आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इस बात को समझ लीजिए। अगर आपको सच में लंबे समय तक एक दूसरे का साथ देना है तो आपको भी उसका उतना ही सहयोग करना पड़ेगा जितना वो आपका कर रहा है। ये बात हकीकत है। आगे सुनो। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनैतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। 2016 में यह दुनिया की दूसरी, अगर पूरा यूरोपीय संघ के सभी देशों की आर्थिक ताकत मिला लें तो ये उस समय 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पादन 17,000 अरब डॉलर से ज्यादा था, जो अमेरिका के ही लगभग था। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है और इसी के चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नजदीकी देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के मुल्कों पर भी है। मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से यूरोपीय संघ अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि यूरोपीय संघ एक देश नहीं है। यूरोपीय संघ बहुत सारे देशों को मिलाकर बना एक संगठन है। तो अमेरिका अकेला एक देश है, अमेरिका एक अकेला देश है तो उसके रिश्ते अपने होंगे, चीन के अपने होंगे, लेकिन यूरोपीय संघ में बहुत से देश हैं तो उसके रिश्ते उनके माध्यम से भी दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद है। तो यूरोपीय संघ आर्थिक तौर पर
अमेरिका को और सैन्य तौर पर भी अमेरिका की सेना को चुनौती देने में सक्षम है, क्योंकि अमेरिका जो अकेले एक न्यूक्लियर पावर देश है, यहां पर 2 न्यूक्लियर पावर देश मौजूद हैं यूरोपीय संघ में। ये मैं कंफर्म नहीं हूं कि ब्रिटेन है अभी यूरोपीय संघ में या नहीं, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो वो यूरोपीय संघ की मदद जरूर करेगा, अगर नहीं भी है तो वो उनकी मदद जरूर करेगा। क्योंकि आप भी देख लो, जितना पास यूरोप है उससे उतना पास अमेरिका तो नहीं है ना, तो उसकी समस्याओं को सबसे पहले कौन सॉर्ट आउट कर सकता है? यूरोपीय देश। तो इसीलिए वो यूरोप से अपने नाते तोड़ नहीं सकता है किसी भी कीमत पर। कोई भी अपने पड़ोसियों से नाता नहीं तोड़ सकते, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो। जैसे हम सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। पड़ोसी तो किसी भी कीमत पर नहीं बदल सकते हैं, ये बात जान लो आप। तो पड़ोसियों से रिश्ता अच्छा रहे तभी अच्छा होता है, बुरा होने पर दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जैसे हमें होती है, हर दिन आतंकवादी हमला होता रहता है हमारे देश में, हमारे सैनिक शहीद होते रहते हैं। ठीक है, यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। मतलब बहुत ताकत के साथ ये वैश्विक व्यापार में एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो आप इस माध्यम पर कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ अमेरिका की ताकत को चुनौती दे सकता है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में तो बहुत अच्छे से दे सकता है, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में तो बहुत अच्छे से दे सकता है चुनौती अमेरिका को। कौन? यूरोपीय संघ। ठीक है, यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल हैं। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकी नीतियों को हाल के दिनों में प्रभावित करना इसका एक उदाहरण है। चीन के साथ मानवीय अधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज्यादा प्रभावी साबित हुई है। आप जानते हो कि चीन एक चीप लेबर कंट्री है और व्यापार जो उसका है ज्यादा से ज्यादा दूसरी देशों की कंपनियां ही वहां काम कर रही हैं। तो ये जब भी चीन इसके सामने खड़े होने की कोशिश करता है तो ये चीन को सीधे तौर पर ये धमकी देता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे चीन, तो तुम्हारे देश में जो मेरी कंपनियां काम कर रही है ना, वो सारी की सारी कंपनियां वहां से विड्रॉ करवा दूंगा। तो जो तुम्हारी ये आर्थिक ताकत जो बनाए बैठे हो ना, ये एक दिन में गुब्बारे की हवा की तरह निकल जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ के बात करा करो कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो। मैं मालिक हूं, तुम क्या हो? तुमने मुझे सिर्फ जगह दे रखी है। कंपनियां मेरी हैं, तुम्हारी नहीं है। कंपनियां मेरी हैं, तुम्हारी नहीं है। और विश्व राजनीति में आप भी जानते हो कि जितना यूरोपीय देशों का दबदबा है उतना और किसी का नहीं है। पूरी दुनिया में इन्होंने ही एक समय पर राज किया है, ब्रिटेन और फ्रांस में। तो इनका दबदबा बहुत बड़े स्तर पर है, हर मामले में इनका दबदबा है। तो ये अमेरिका से भी आप कह सकते हैं आर्थिक तौर पर सीधे आंख मिलाकर बात करते हैं, क्योंकि इनके पास आप सुरक्षा परिषद देख लीजिए या और भी अन्य चीजें देख लीजिए, उनमें भी इनकी ताकत ज्यादा है। और इंग्लिश कंट्रीज की तो ज्यादा ही पावर है, हर चीज में इनकी पावर ज्यादा है। और अमेरिका भी इन्हीं के वंशजों का देश है, किसी और का तो है नहीं। इन्हीं के वंशज लोग हैं वहां पर, कोई और तो है नहीं। तो अमेरिका और इनके बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाएंगे ना, फिर भी ये एक ही है, क्योंकि खून तो एक ही है, खून तो अलग नहीं है ना। तो ये बात समझने वाली है हम सबके लिए। हम सबको ये समझना पड़ेगा कि ये अमेरिका के खिलाफ जाएंगे भी ना तो कुछ ही मुद्दों पे जाएंगे जहां इनका नुकसान हो रहा होगा। उसके अलावा ये अमेरिका के खिलाफ कभी जाने वाले नहीं हैं।
नहीं है तो नहीं है, ये बात हमें याद रखनी है। आगे सुनिए। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ जब मैं बात करूंगा तो मैं किसी एक देश की बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत सारे देशों को मिलाकर बना एक संगठन की बात मैं कर रहा हूं। आज आप ये पता करके आएंगे अगली क्लास में कि यूरोपीय संगठन में कितने देश शामिल हैं और वो कौन कौन से हैं। अगली क्लास में आप सबको भी ये पता करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए आगे सुनिए। यूरोपीय संघ के दो देशों ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार है और अनुमान है कि इनके जखीरे में करीब 550 परमाणु हथियार है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। प्रौद्योगिकी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये अमेरिका के बाद दूसरे सबसे बड़ी ताकत है हर चीज में। मतलब आप कह सकते हो चाहे वो सेना हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो और भी कूटनैतिक ताकत हो, चाहे वो और भी चीजें हो, अंतरिक्ष हो या फिर कुछ और भी हो, टेक्नोलॉजी हो, इन सब मामलों में ये अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे मौजूद है। तो अमेरिका इतनी आसानी से इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता है। अमेरिका इन्हें इतनी आसानी से तो नजरअंदाज नहीं कर सकता। किसी भी कीमत पर अगर नजरअंदाज करेगा तो उसका खामियाजा वो खुद भुगतेगा, क्योंकि अमेरिका क्या है, एक मार्केट इकोनॉमी है और अगर इन्होंने अपनी मार्केट का दरवाजा उसकी इकोनॉमी के लिए बंद कर दिया तो उसका ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए अमेरिका चाह कर भी इनसे दुश्मनी नहीं लेना चाहेगा। समझ में आई बात? आगे सुनो। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, लेकिन अनेक मामलों में उसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। लेकिन इसकी भी अपनी कुछ समस्याएं हैं कि कोई एक देश नहीं है, हर मामले में इनकी आपस में भी नहीं बनती। यूरोपीय संघ कहता है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ता मत रखो, लेकिन यूरोपीय संघ का ही कोई देश पाकिस्तान के साथ रिश्ता रख सकता है और उस पर यूरोपीय संघ कुछ कर नहीं सकता। मैंने बताया ना, ये संगठन जो होते हैं ना, ये अपने आप में ताकतवर नहीं होते। इनको हम जितनी ताकत देते हैं उतनी ही ताकत इनके पास होती है, इनके पास उतनी ही ताकत होती है। समझ में बात? ज्वाइंट फैमिली में भी यही है कि जितना हम ज्वाइंट फैमिली को ताकत देंगे उतनी ही ज्वाइंट फैमिली के पास ताकत रहेगी, और जिस दिन हम अपने आप को उन मामलों से अलग कर लेंगे उसी दिन ज्वाइंट फैमिली ब्रेक डाउन हो जाएगी। वही चीज यहाँ पर भी है। यूरोपीय संघ में के पास उतनी ही ताकत है जितना यूरोप के देश उसे अपने तरफ से प्रदान करते हैं, और अगर वो उससे अलग हो जाएंगे तो फिर उसकी ताकत उन पर लागू नहीं होती। ये बात जान लो। तो ये कुछ कमियां हैं यूरोपीय संघ की या संगठनों की। जितने भी संगठन होते हैं उनकी ये सबसे बड़ी कमियां हैं कि वो अपने आप में ताकतवर नहीं है, उनके पास अपनी ताकत का कोई आधार नहीं है। उनकी ताकत का आधार वो देश है जो उसमें सम्मिलित है, और अगर वो बैक हो जाते हैं तो इसकी ताकत अपने आप ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अमेरिका क्या है? अमेरिका अपने आप में ही ताकतवर है, अपने आप में ही ताकतवर है। उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना है, अपनी ताकत के लिए उसे किसी पर निर्भर नहीं होना। समझ में आई बात? तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है एक देश की ताकतवर होने में और एक संगठन के ताकतवर होने में। समझ में आई बात? ये अंतर है। आगे सुनिए। लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। यही कारण है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर
तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस मामले के खिलाफ थे। यूरोपीय संघ के कई अन्य देश, कई नए सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन में थे। यूरोप के कुछ हिस्से में यूरो और को लागू करने के लिए कार्यक्रम को लेकर काफी नाराजगी है। यही कारण है कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। डेनमार्क और स्वीडन ने मैनचेस्टर संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। इससे विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित होती है। ये अपने आप में पूरा ताकतवर नहीं है। जितना सुंदर बाहर से दिखता है ना, उतना अंदर से है नहीं। जितनी सूझबूझ बाहर से दिखती है, उतनी सूझबूझ सच में है नहीं। समझ में आई बात? तो हर सिक्के के दो पहलू हैं, हर सिक्के के दो पहलू हैं, और दोनों पहलुओं से हमें वाकिफ रहना बहुत जरूरी है। अगर हम दोनों पहलुओं को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम विश्व राजनीति को कभी नहीं जान पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगली क्लास में अगले संगठन को समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।